जय सेवा, जय जोहार, जय बिरसा। चीखना नहीं है, कहना है। आज दिनांक 9 तारीख को हम 9 जून के दिन एक संक्षिप्त सूचना के उपरांत हमारे भाई जो जिलाध्यक्ष हैं ST/SC छात्र संघ के प्रकाश विक्की मसराम एवं उनके साथी रवि कुमार इनवाती जी, उनके साथी गगन कुंजाम जी और उनका जितने भी सभी यहाँ साथ दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हमारे आदरणीय गुरुजी मार्को दादा एवं प्रांगण में उपस्थित जितने भी सभी भाई लोग हैं, उनसे मैं थोड़े समय का एक ध्यान आकर्षण चाहूँगा। सेवा जोहार करते अपन बाद में भी खा लेंगे, है ना, इतना ज़्यादा भराने की ज़रूरत नहीं है, अपन कम लोग हैं, ठीक है। खाने वाले चले गए, ये तो लुटाने वाले लोग यहाँ पे बचे हुए हैं। कभी समय लुटाते हैं तो कभी जान लुटाते, तो कभी ज़िंदगी लुटाते हैं। जेब में अगर एक खोटा सिक्का भी हो तो उसको समाज के लिए लगाते हैं, ऐसे लोग आज भी होते हैं। आज चूँकि विषय एक बहुत गंभीर है, भैया आओ बैठ जाओ थोड़ी देर, क्योंकि फिर बोलने का मतलब नहीं निकलेगा। विषय यह गंभीर है कि मैं अपने मावा नाटे मावा राज की बात कहने के लिए अगर आगे बढ़ता हूँ तो मैं मावा नाटे पे, यानी कि सिवनी का मैं हूँ, इधर नाकुन था नाटे नाल। तो अपने शहर में लौटा मैं सन 2022 पे। सन 2022 के अंतिम चरण थे, लगभग अक्टूबर नवंबर में मैं अपने शहर लौटा एक उम्मीद के साथ कि चलो ना एक नई क्रांति की शुरुआत करते हैं। और हम जब जबलपुर से क्रांति की शुरुआत करे थे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो क्रांति हमारी रोको टोको ठोको वाली क्रांति थी। आपको रोकना भी पड़ेगा, टोकना भी पड़ेगा और युवा हो तो ठोकना भी पड़ेगा, और उसके लिए आपके अंदर जिगरा चाहिए। परंतु किसे रोकना पड़ेगा, किसे टोकना पड़ेगा, किसे ठोकना पड़ेगा? हमें उन्हें रोकना पड़ेगा जो हमारे महापुरुषों के विचारों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, उन्हें टोकना पड़ेगा जो हमको किसी और मत की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई आदिवासी को वनवासी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फड़ा पेन ही शंकर है। अरे हमारे इतने सारे शंभू हुए, 84 शंभू थे, उसका आखिरी शंभू है जिसकी पत्नी मूला को मार दिया गया और मूला की हत्या करने के उपरांत अपनी एक आर्यों की बेटी से शादी कराने के बाद कहते हैं कि अब तुम इसी के पास रहो, गांजा पियो और वहाँ पे बस पड़े रहो। और हमारे लोग बड़े अच्छे से गाना गाते, गांजा तो अमल बड़ो भारी, जय सजोर पेन लटाधारी। ये चल क्या रहा है? मानते हैं कि उस समय हमारे पास शिक्षा का उस स्तर पे हम लोग आगे नहीं बढ़े थे, परंतु आज हम शिक्षित तो हो चुके हैं ना। आज हम समझ तो चुके हैं ना कि हमारा अस्तित्व क्या है, क्या है हमारी वैल्यू, क्या औकात है हमारी। इस बात को खुद से सवाल पूछो। मामा जी बैठ जाइए ना 2 मिनट, बैठ जाइए ना। आज जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में एक बहुत जरूरी बिंदु आता है कि मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है। मैं आज ये सवाल आपसे पूछता हूं कि यहां पे कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें यह बताया गया कि मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है? आपको पता है? किसी को पता है? हाथ खड़े कर सकते हैं कोई? यहां पे 2-4 छात्र बैठे जिनको मैंने बार बार समझाया, वो हंस तो रहा है मगर उसको याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य नई पीढ़ी का सृजन है। अब ये सृजन कैसे होता है? सिर्फ उत्पन्न मात्र से तो नहीं होता ना। उत्पन्न करने के उपरांत उसके भीतर विचारों का संग्रह करना,
उसको एक सही गाइडलाइन देना, उसके दिमाग में सामाजिक मिशन देना, उसको शिक्षित करना, उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना, उसे सांस्कृतिक रूप से संपन्न करना, और ना जाने कितने सारे एक एक्ट होते हैं, एक तरकीबें होती है जिस पे हम यह तय करते हैं कि यह जो सामाजिक उत्पत्ति इस मनुष्य की हुई है ये समाज के लिए लाभदायक होगी। आज हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3-4 दिन से मेरे साथ 2-3 बच्चे लोग रह रहे हैं। थोड़ा बिरसा मुंडा वाली फीलिंग आई है कि नहीं? मैं बताता हूं कैसे। तुम लोगों ने देखा होगा मैं खाना नहीं खाता ज़्यादा, बड़ा भूखा रहता हूं, भूख नहीं लगती मुझे। बिरसा मुंडा को भी तो भूखा रख के मारे थे दुश्मनों ने। क्या हम भूल जाते इस बात को? क्या हम उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए? क्या आज हम संगठित तो हुए, संगठित होने के उपरांत हमने क्या लेके गया? आज हमारे समाज की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? वो गैर आदिवासियों के साथ घूम रही है, नाक कटा रही है। और ये समाज कब सुरक्षा के लिए तैयार होगा? बात करते हैं नारी शक्तियों की, क्या उनको संरक्षित करने के लिए कोई तलवार उठा सकता है क्या? परंतु जिनसे हमारा संघर्ष है वो खड़े खड़े काट देते हैं। हम बात करते खाप पंचायतों की। खाप पंचायत में अगर कोई खाप से कोई लड़की बाहर जाती है या लड़का बाहर जाता है तो दूसरे दिन उनकी जलती हुई लाश दिखती है। मैं अलगाववाद की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु कहीं ना कहीं ये उस बात को यहां पे समझ के चलना होगा कि आपका सामाजिक और सांस्कृतिक पतन कैसे किया जा रहा है, क्योंकि यही वो अवस्था है जिस पे आप सामाजिक आंदोलन को आत्मसात करके इस समाज में एक सम्मानजनक बहू अपने घर ला पाओगे। वरना यदि आप संगठित नहीं हुए और सांस्कृतिक रूप से परिपक्व नहीं हुए तो अपमानजनक बहू लाओगे। तय आपको करना है, क्या चाहिए आपको। और मैं तो कहता हूं कि अभी लड़कों को तलवार उठाने की जरूरत है, परंतु दिमाग के अंदर। आज एडवोकेट प्रणव राजनेगी यहां बैठे, बागेश्वर धाम वाला मसला आया था। सबसे पहले मैं भोपाल गया था, उस समय कुछ बच्चों का एग्जाम था, मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा। एक बालिका अपने समाज की गैर आदिवासी के साथ चली गई, मैं उसको तुरंत उठवा लिया वहां से। मैंने कहा भोपाल भी मेरा शहर है और जबलपुर भी मेरा शहर है। अगर मेरे समाज की बेटियां अगर गैर आदिवासी समाज में जा रही हैं तो मैं तलवार चलाना भी जानता हूं, और वैसे कौम के लोगों को तैयार करना होगा। क्यों? क्योंकि बाद में वही लोग इनकी जमीनें छीनेंगे। होता क्या है, जितनी अधिकारी कर्मचारी बनी आदिवासी लड़कियां जो गैर आदिवासी में गई हैं, उनके नाम पे जो जमीनें आई, आज उसके बच्चों को तो उसके पिता का सरनेम मिला ना, तो ट्राइबल लैंड तो नॉन ट्राइबल हो गई। तो जो ट्राइबल के साथ जो लव जिहाद चल रहा है उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? बिरसा मुंडा लड़ा, अपनी जान दे दी कि तुम्हारी जमीनें सुरक्षित रहे, परंतु सैकड़ों एकड़ जमीन, ये मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूं जो मैंने जबलपुर पे लड़ी। सैकड़ों एकड़ जमीन आदिवासियों की बच्चियों के नाम से गैर आदिवासियों ने बहला फुसला के, उन्हें गुमराह करके, गुलाम बना के उनके नाम से जमीनें लेके रखी हुई। जब आरटीआई लगाने जाओगे और उसका शोध करने जाओगे तो पता चलेगा कितनी सारी जमीनें हैं। और आज हमारी हालत क्या, अभी दादा बता रहे थे कि पीले गमछे वालों की हैसियत क्या रह गई है, कि ठिलिया ढकेल रहे हैं। हमारे राजा महाराजा थे, पुरखे थे तो ये थे तो वो थे। जबलपुर में जब हम लोग थे मेरे भाई, हमने एक प्रयास किया, मिशन का व्यक्ति मिशन में मर्मिंग करेगा, शादी नहीं करेगा, मर्मिंग करेगा। आंदोलन का व्यक्ति आंदोलन में मर्मिंग करेगा, ताकि नई पीढ़ी का सृजन मिशन के साथ हो सके। परंतु विसंगति क्या देख रहे हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति जिसने अपनी सारी जवानी गोंडवाना को जगाने में, आदिवासियों को जगाने में, एसटी एससी के मुद्दों को उठाने में और पिछड़े लोगों के जो व्यक्तित्व के विकास पे लगा दी, उनके साथ क्या हो रहा है कि एक मनुवादी कन्या ला के रख दी जाती है उसके पास, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसकी जीवन भर की कमाई जा रही है किसी मंदिर में, उसके जीवन भर की कमाई जा रही है किसी कथा में, उसके जीवन भर की कमाई जा रही है तो अंकर के चक्कर में, शंकर के चक्कर में, तो कहीं राम के चक्कर में, श्याम के घनश्याम के चक्कर में।
क्या इसलिए बिरसा मुंडा शहीद हुआ था क्या? क्या इसलिए कि तुम कमाओ, उसकी लड़ाई, उसकी शहादत से तुम कमाओ, उस जमीन से तुम कमाओ और अपनी पूंजी ले जाके मनुवादियों के हाथ में दे दो? क्या इसलिए बिरसा मुंडा शहीद हुआ था क्या? सवाल पूछो खुद से। जिनको राजनीतिक चेष्टा होती है, जिनको राजनीतिक चेष्टा होती है, वो बेशक अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। सम्मान करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनको बाप बना लें। बाप तो वही है ना जिसने अपने को पैदा किया है। बाप तो वही रहेगा ना जिसने पैदा किया है, जिसने हमको इस जमीन पे अपनी मालिकियत दिया है। बाप वो रहेगा, ना कि सम्मान कर दी तो बाप बन जाएगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं होने का, होने भी नहीं देना है। अगर ऐसा करोगे तो एक बहुत बड़ी समस्या तुम्हारे समाज के साथ है। सबसे बड़ी समस्या क्या है तुम्हारे साथ पता है? सारे सिंधियों के बच्चे, भाईजानों के बच्चे 12वीं के बाद अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं और हमारे बच्चों को क्या कहा जाता है? सरकारी नौकरी की तैयारी करो। थोड़ा चिंता का विषय है मगर ज़रूरी है। एक बार चलते हैं जरा टीम बना के। एक बार मैंने कहा था, कहाँ हैं अपने भैया नागवंशी जी, एक बार चलते हैं जरा टीम बना के और जरा सर्वे करके आते हैं जो नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं इनका, कि साथ पे कौन जा रहा है। और उसके बाद करते हैं पूरी वीडियोग्राफी और जहां पे पकड़ आया वहीं पे दे सड्डम दे सड्डम दे सड्डम, बना दे मुकद्दम। ये हमने किया है। लोग कहते हैं ना कि जीएसयू इतना बड़ा ब्रांड कैसे हो गया। मैंने अपने आप को ख़त्म करके जीएसयू को खड़ा किया है। मैंने अपने आप को ख़त्म करके जीएसयू को खड़ा किया है। क्योंकि रोको टोको ठोको, क्योंकि भैया शिक्षित हम हो गए, संगठित हम हो गए, साक्षर भी है। संघर्ष करना है तो कैसे करेंगे? संघर्ष का यही तरीका बचा है। आप चले गए ना, आप कोर्ट गए, हमारे वकील कोर्ट गए, कोर्ट पे क्या हुआ, क्या कहा गया वकील से? आप अपनी मान्यताएं प्रमाणित करो कि कैसे आपकी मान्यताएं आदिवासियों से भिन्न है। ये बच्चे लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं भैया? थोड़ी देर अंदर बैठो, देखो ये गैर आदिवासी वाले तो नहीं थे, इनको बात बुरी तो नहीं लग गई? पता करो भैया इनका कॉल डिटेल निकाल के जरा। तो गैर आदिवासी वाले जो होते वो वैसे भाग जाते देख के। तो असल मसला ये है कि हमें इस संगठन को संरक्षित रखने के लिए सुरक्षा का पैमाना तैयार करना होगा। और सुरक्षा का पैमाना तब तैयार होगा जब बर्दाश्त करने की शक्ति आपके अंदर होगी। आपको कई प्रकार के लोग मिलेंगे। इनको मैं थोड़ा गालियाँ देना बोला, इनको मैं गालियाँ दिया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तुमसे वो नहीं हो रहा। जितना सहोगे तो उसके बाद जब तुम कलेक्टर के सामने जाओगे तो 10 बातें तुमको सुनाएगा। और जब 10 बातें सुनाएगा तो तुमको पता है हम तो ऐसा सुनते आए हैं, अब तुम मसले की बात करो। अगर यदि तुमने नहीं सहा तो असिस्टेंट कमिश्नर कहेगा तुमको ये नहीं किया, तुमने वो किया। तो कोई तो रांधुर रे, इतना थोड़ी ना सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ करके चले आ गए ऑफिस से बाहर निकल के। तो क्या काम होगा तुम्हारा? क्या स्कॉलरशिप मिलेगी? हम जाते थे असिस्टेंट कमिश्नर के पास, काय के लिए आए हो? सुनने आए हैं। अच्छा ठीक है, ये पेपर लो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसके डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम, उसके डॉक्यूमेंट में वो प्रॉब्लम। सुना लिए? हाँ सुना लिए। बुलाओ प्रिंसिपल को। उस प्रिंसिपल ने जब इस बच्चे को एडमिशन दिया था तो उस समय उसने क्या एफिडेविट दिया था? उसने जब मान्यता ली अपने कॉलेज की तो क्या एफिडेविट दिया? उसने मान्यता के समय यह एफिडेविट दिया कि सरकार के द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले तमाम जो रिसोर्सेज हैं उसको उस छात्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? उस प्रिंसिपल की है। किसकी है? उस प्रिंसिपल की है। तो तुम होते कौन हो छात्र को बोलने वाले कि जाओ असिस्टेंट कमिश्नर से बात करके आओ। और इस बार मैं गया था, वो बच्चे आए नहीं है। कोई था मेरे साथ उस समय, क्या पंकज आप थे शायद। क्या बोला था उन्होंने? मैंने क्या बोला? मैंने कहा जितने बच्चों की स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं आई है, ये इन कॉलेज वालों की एक एक दिन की सैलरी काटना चालू करो। उस प्रिंसिपल की एक एक दिन की सैलरी काटो, तब उसके हुलिये टाइट होंगे,
तब उसके उंगलियां टाइट होगी कि वो आदिवासी के साथ क्या कर रहा है। परंतु बस मुद्दे तो मसले तो तैयार थे और हम तो बिल्कुल तैयार खड़े थे कि हम लड़ लेंगे, मगर क्या करें, निब्बा निब्बी से भरा हुआ समाज पड़ा हुआ है। क्या कर सकते, क्या सलूशन है क्या? जब मैं इवेंट पे जाता हूं, जब मैं प्रोग्राम में जाता हूं, तो मेरा फोन होता है ऑफलाइन। कितने हैं असली मर्द बैठे जिनका फोन अभी ऑफलाइन है? बताना जरा। एक ही मर्द है क्या? 2 मर्द है? 3 मर्द के फोन ऑफलाइन है, बाकी सब ऑनलाइन है। वो लाइव वालों के लिए, माफ कीजिए, लाइव वालों के लिए नहीं है, उसके अलावा बात कर रहा हूं। तो इसलिए ये विचार लेके चलो, तुम आज संगठित तो हो गए हो, परंतु कल तक तुम संगठित रहोगे, इसकी क्या जिम्मेदारी तुम्हारे अंदर तैयार है? क्या कल तक तुम संगठित रहोगे? ये गुड़िया लोग बैठी हैं, गुड़िया लोग एक चीज बताइए, अगर कल की डेट में तुम लोगों को अपना वर तलाश ना हो तो कैसा लड़का चाहिए? कि जो गैर आदिवासियों के साथ घूम के आया हो वैसा लड़का चाहिए कि समाज के बीच पे रहने वाला लड़का चाहिए? बताइए। तो वो हुलिया टाइट करने का काम कौन करेगा? समझ रहे हैं ना? अब कल की डेट से एक छोटा वाला ऐसा डंडा रखा करो, और कहीं पे अगर मिला कोई अपना आदिवासी गैर आदिवासी के ऊपर पैसा खर्चा करते हुए, फोन लगा देना, टीम तैयार है, और बता देना, वीडियो बना लेना, और दे सड्डम दे सड्डम दे सड्डम बना मुकद्दम। आज तुम्हारी मेहनत। अब देखो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एक बार आंकड़े उठाना। जितने भी एंटी ट्राइबल एलिमेंट जो ट्राइबल नाम से हैं, जितने भी आदिवासी जो आदिवासी नाम से हैं सरकार के नुमाइंदे बन के, ये सारे के सारे गैर आदिवासियों को घर में घुसा के रखे हुए, ये सब गैर आदिवासियों को घर पे घुसा के रखे हुए हैं। और गैर आदिवासियों को घुसाया तो घुसाया, अरे तुम मर्द की औलाद होते तो तुम अपनी संस्कृति उनसे मनवाते, परंतु ये अब उनकी संस्कृति मान रहे गुलामों की तरह। तो क्या गुलाम तुम्हें आजादी दिलाएंगे? क्या गुलाम तुम्हें अधिकार दिलाएंगे? नहीं ना। तुम्हारे अधिकार के लिए तुम्हें तैयार होना होगा, तुम्हें मजबूत होना होगा, तुम्हें वहां पर बिरसा के मिशन को लेकर चलना पड़ेगा, तुम्हें वहां पर गोंडवाना के मिशन को लेकर चलना पड़ेगा। आज मैं यहां पर बात कहता हूं, मैंने पिछले एक आयोजन पर एक ही बात कही कि यहां से कितना दूर है भैया अपना सालही धनराज? धनराज कहां? 5-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। क्या बोले थे? मंगल भवन। क्या बोले थे? मंगल भवन। मैं एक बात कहा वहां पर कि भैया मंगल भवन तो यहां से पास ही, एक काम करो, यहां पे हम सांस्कृतिक हब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कल्चरल सोसाइटी, ऐसा सांस्कृतिक हब जहां पे जीवित म्यूजियम रहेगा, जहां पे ट्राइबल के कल्चर को रेगुलर एग्जीक्यूट किया जाएगा, और वहां से हम अपने लोगों को तैयार करके वहां से मिशन चलाएंगे। दादा गलत तो नहीं कह रहा हूं। आज जिस दुश्मन से हमें लड़ना है, आपस में बात मत करो नहीं तो मैं बैठ जा रहा हूं। जिस दुश्मन से हमें लड़ना है वो दुश्मन रोज शाखा लगा रहा है। क्या लगा रहा है? और जिसको लड़ना है वो कोदू लोग इंस्टाग्राम चला रहा है। कितने लोग हैं इंस्टाग्राम में? हाथ खड़े करना जरा। इतने लोग हैं। अब इसमें से बताना मेरे को कितने ने फॉलो किया है? नहीं किए बाकी लोग, अब कर लेना। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रांति की शुरुआत वहां से करते रहते हैं। हम लाइव आते हैं और लाइव आके किसी को ऐड करते हैं और सामाजिक मसले में चर्चा करते हैं। हम यहाँ से भगवती भील को भी जोड़ते हैं, हम वहाँ से नीलू जोहार को भी जोड़ते हैं, साधना को भी जोड़ते हैं, हम नितेश अलावा को भी जोड़ते हैं, हीरालाल अलावा को भी जोड़ते हैं। हम जितने भी युवा लीडरशिप वाले लोग हैं उन सबको हम लाइव में जोड़ते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं। परंतु एक चीज़ के लिए सावधान रहना मेरे भाई, ये अपने से ज़्यादा नहीं 60-70 किलोमीटर दूर हैं कुछ बहुरूपीय लोग हैं जिन्होंने गोंडवाना से गद्दारी करके न जाने कौन सी क्रांति करने के लिए निकले हुए हैं। वो तुम्हारे बीच आएंगे गुमराह करने के लिए। क्यों भैया रवि, समझ रहे हैं ना? ना जाने कोई मोर्चा बना हुआ होगा, मगर उन्होंने किससे गद्दारी की? गोंडवाना से गद्दारी की ना। गैर आदिवासी के इशारे पे चलना चालू किया कि नहीं किया? इस बार यहां से तुम लोग प्रण लेके जाओ कि ये मावा नाटे तो मावा राज। अगर कोई घुसा तो तोड़ देंगे हाथ पैर और ना दिखेगा काज। अब देखते हैं
कि कितने मर्द यहाँ पे इस शहर पे है। उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा ने एक बात और कही थी, अगर तुम जिंदा कौम की औलाद हो तो तुम्हें जिंदा कौम होने का मसाल देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा। अगर तुम जिंदा कौम हो तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें दहाड़ना पड़ेगा, ना सिर्फ सिंपल ही बोलना पड़ेगा। अरे जिसको बोलना सीखना है, ये पूरा जितना सेटअप दिख रहा है ना, उधर से लेके वो चोंगा से लेके स्पीकर से लेके वो ट्राइपॉड से लेके, ये कहाँ से आया भैया? बताओ बताओ कहाँ से आया? अरे किराया वाली बात नहीं, ये आया कहाँ से है? ये अपने ही कार्यालय से आया है। और ये सब इसलिए तैयार करके रखा गया है ताकि हमारे समाज के युवा आए और बोलना सीखें और बेहतरीन तरीके से मंच के माध्यम से हो, माइक के माध्यम से हो, प्रचार के माध्यम से हो, अपनी बात समाज के युवाओं तक पहुंचाने का कार्य आरंभ करें। ये उद्देश्य को लेकर चलना। एक चीज मैं और बताता हूं, बैठे बैठे जितनी गर्मी नहीं लगती उतनी ज्यादा गर्मी ना पता बोलते बोलते लगती है। परंतु उस चीज को बर्दाश्त करके कोई बोल रहा है तो बैठे बैठे सुन लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर बर्दाश्त करने वाली ताकत नहीं आई ना तो तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम जिस जगह की बात कर रहे, जहाँ पे बिरसा का आंदोलन चला था, वो पठारी क्षेत्र है और वहाँ पे वो खुली छत पे अपनी सभाएं किया करते थे। वहाँ पे कितनी गर्मी रहती है, वो उस गर्मी पे उसने आंदोलन किया, उस कड़कड़ाती धूप में आंदोलन किया, तब जाके तुम शर्ट पैंट पहन पाए हो। उस व्यक्ति ने कभी यहाँ पर आप देखो क्या सूट बूट दिखा कभी बिरसा मुंडा का? नहीं। जिस प्रकार से बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को त्यागा, वैसे हिंदू धर्म कितने लोग त्यागेंगे बताइए? कितने हिंदू यहाँ पर हैं? अभी एक भी नहीं है। ठीक है, एक भी नहीं है ना भैया। कहाँ है हमारे रवि? इन सब के डॉक्यूमेंट उठा के कल दिखवाना जरा। वकील साहब बैठे वहाँ पर, उनके पास उनके डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा है पता करते हैं जरा। यहाँ पे झूठ बोलते हैं समाज से कि हम हिंदू नहीं है, और बाद में डॉक्यूमेंट में क्या कहते हैं कि हम हिंदू। क्यों? इतने ज़्यादा गिर गए क्या? अरे आवाज़ उठाओ ना, बोलो ना। मैंने आवाज़ उठाई, यूनिवर्सिटी पे आवाज़ उठाई कि हम लोगों की 1951 तक ट्राइबल रिलीजन का धर्म कॉलम था, हमको चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो हम मुसलमान लिख देंगे। बड़बड़ा गए थे लोग। हमने कहा तुम लिख के दे रहे कि नहीं तो हम उनकी जनसंख्या बढ़ा देंगे। हमने डरा दिया उनको। बाद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन मोड में हमारा अलग से फार्म डलवाया जिस पे लिखा गया हमने ट्राइबल रिलीजन, उसके कोष्टक पे गोंडी धर्म। अब गोंडी धर्म की बात अगर यहाँ पे आती है तो इस बात को यहाँ से लेके जाना कि गोंडी धर्म बनता दो पुनेम से है। एक होता है मुठवा पुनेम और दूसरा होता है कोया पुनेम। आज एक ब्राह्मण से पूछ लो चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है, वो सब बता देगा। आज एक त्रिवेदी से बोल दो तो वो त्रिवेदी का मतलब बता देगा। एक शर्मा से बोलो तो वो शर्मा का मतलब बता देगा। वो सरयू पारी क्या होता है तो वो मतलब बता देगा। और इनको टक्कर देने वाली सिर्फ एक ही कौम है, पता है क्या? अरे हम गोंड लोग हैं यार, और कौन है? सरनेम का मतलब सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास है क्या? हमारा सरनेम का मतलब हमारी पूरी पहाड़ी व्यवस्था पे हमारे कस्टम ट्रेडिशन रिचुअल्स जितने भी हैं वो सब हमारी प्रकृति के साथ हैं। मैं जैसे मर का मढ़ा, मैं कौन सा मर का मढ़ा? सांड मर का हूँ मैं, तो सांड की तरह तो अपने समाज का बोझ उठा के चलूंगा। अब यहाँ कितने सांड हैं बताओ? अब दादा है वो भी समाज का बोझ उठा के चल रहे हैं। जितना कमा रहे हैं आधी कमाई समाज में लगा रहे हैं, जगा रहे हैं लोगों को, जगा रहे हैं। अब कई बार होता है कि अब कई लोग उइका लोग आ जाते हैं तो वो बाघ वाले होते हैं उइका लोग, तो हम बैल लोगों का शिकार करते रहते। कोई है तो नहीं ना इधर उइका? देखो भैया शिकार मत करना, हम बैल लोग हम समाज का बोझ उठा के चल रहे हैं, हमारी सुरक्षा करना। तो कहने का मतलब ये है कि टोटम व्यवस्था हमारे पास है, कस्टम व्यवस्था हमारे पास है, और हमारी ही व्यवस्थाओं की लड़ाई एक विशेष वर्ग के साथ है। हमको किसी का विरोध नहीं करना है, हमको किसी का अपोज नहीं करना है, परंतु हमें अपनी बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस को प्रमाणित करना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट ने पूछ लिया है कि आपकी मान्यताएं क्या है, कोर्ट ने सवाल किया है कि आपकी मान्यताएं क्या है, आप उसको जवाब दे सकते हैं क्या?
कोर्ट को आप बता सकते हैं क्या कि आपकी मान्यताएं क्या है? क्या आप बता सकते हैं? एक चीज़ बताइए कि ये जो गोंडियन फिलॉसफी है, गोंडियन फिलॉसफी में सतरंगी झंडा होता है। सतरंगी झंडा कितनों ने देखा है? आप लोग देखे हैं? सतरंगी झंडा देखे हैं? चलो ये बताओ उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मेरे पिछले प्रोग्राम में कौन थे? सालई में कौन कौन था? सालई में कौन कौन था? सालई में नहीं थे। धनराज आप थे ना? व्यस्त थे। आप तो थे ना नागवंशी जी सालई में? आप भी नहीं थे क्या? अच्छा, वीडियो में देखे थे मेरे। आप तो थे ना सालई में? सतरंगी की उत्पत्ति सिवनी से हुई है और बनाने वाला 1938 पे उन पाटाओं के संग्रह से, जो हमारा गोंडियन फिलॉसफी का जो पाटा है, उस पाटाओं के संग्रह से पाटालीर रंगेल सिंह भल्लावी ने 1938 पे गोंडवाना था महाकलडूब किताब को लिखा और उस किताब में मेंशन किया है कि हमारा जो सल्लेर गांगर मातृ प्रतिशक्ति का प्रतीक कैसा है, और उसके साथ ये मेंशन किया कि सतरंगी ध्वजा में 7 रंगों का विवेचना कैसा है। कहाँ से हुई? सिवनी से। और हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? अरे वो छिंदवाड़ा वाले भैया आएंगे, उन्हीं को सुनना है। अरे वो मंडला वाले आएंगे, उन्हीं को सुनना है। अरे वो जबलपुर से आएंगे, उन्हीं को सुनना है। अरे पूरा खजाना तो आपकी सिवनी में है, फिर बाहर से क्या बुलाने की जरूरत? अरे आपके बरघाट क्षेत्र के एक लीडर जिनका नाम सतीश पेंदाम जी हैं, ये बरघाट क्षेत्र के रहने वाले, वो जाके नागपुर में रह के वहाँ शिक्षा दीक्षा करके पूरा माहौल खड़ा करके वापस आके यहाँ पे मूवमेंट खड़ा कर दिए। वो जैसा भी किए, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब लगता है भाई राजनीति में। उस मूवमेंट को खड़ा करके उस वजह से आज कम से कम कुछ विचार वाले लोग तो तैयार हो गए जो टूट नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो तैयार हो गए जो अपनों से छूट नहीं रहे हैं। वो इंसान आपस में लड़ने चल जाएगा, मगर अपने समाज से नहीं लड़ना चाहिए। व्यक्तिगत लड़ाई सबकी होती है, मेरी भी व्यक्तिगत लड़ाइयाँ हैं। मैं रोज डांटता हूँ इन लोगों को, ऐसा नहीं ऐसा करो। मैं इनको सिखाता हूँ कि तुम जिलाध्यक्ष हो, मैं 1 महीने के अंदर जिलाध्यक्ष का प्रोटोकॉल क्या होता है वो तुमको ट्रेन करके भेजूंगा। तुम रहो मेरे यहाँ, हर एक बात पे टोकूंगा, हर एक बात पे रोकूंगा, उसको तुम्हें अमल करना है। इफ यू आर द मेंबर ऑफ स्टूडेंट यूनियन देन बी बिहेव लाइक स्टूडेंट, बिकॉज द नेचर ऑफ स्टूडेंट इज व्हाट? द पर्सन विच इज डेडिकेटेड टू लर्न, दैट पर्सन इज परफॉर्म एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगर तुम तैयार नहीं हो सीखने के लिए तो तुम छात्र नहीं हो सकते। अगर तुम छात्र हो तो तुम्हें सीखने के लिए तैयार होना होगा। हर वक्त सीखते रहो, किसी से मिल रहे हो तो सीखते रहो, लड़ रहे हो तो सीखते रहो, और भिड़ रहे हो तो सीखते रहो, और जो भी कर रहे हो जिंदगी में सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। अगर जिस दिन तुमने लर्निंग एटीट्यूड खो दिया और जिस दिन तुम्हारे अंदर यह अहंकार आ गया कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उस दिन समझ लेना तुम मुर्दा बन चुके हो। अब तुम्हारी कोई औकात नहीं समाज में। आज मैं रोज सीखता हूँ। आज मैं पहले मैं बाहर वालों से सीखता था। मैं बोल रहा था ना, पहले वो JNU वालों का सुनता था, अच्छा लगता था, मैं सोचता था मैं भी सीखूं। परंतु मसले हमारे तो अलग ही है ना, हमारा तो मामला ही अलग है ना। JNU वाले कहते हैं कि कोई धर्म नहीं मानो। अरे इधर पे प्रॉब्लम ये है कि ट्राइबल अगर ट्राइबल रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी आइडेंटिटी पे सवाल है। वो कह देंगे कि अरे ये आदिवासी नहीं वनवासी है, और साला मनुवादियों का चपरासी है। यही तो है ना। आज लिख के सब लोग अपने पोस्ट पे डाल देना, कुछ लोग आदिवासी नहीं वनवासी हैं और गद्दार मनुवादी के चपरासी हैं। लिख के ले जाओ, यहां से वचन लेके जाओ। क्या तुमने बिरसा मुंडा को शिवलिंग को ऐसा चूमते चाटते देखा क्या? बोलो, थपथपाते देखा क्या? देखा क्या? नहीं देखा ना। आज के बाद से ये शिवलिंग शिवलिंग वालों के चक्कर खत्म करवाने होंगे। ये अंदर की बैठक की बात कर रहा हूँ। खतरनाक लोगों को जाने दिया, उसके बाद आके आखिरी बात कर रहा हूँ। ये आम शाम घनश्याम के चक्कर में जो पड़े हुए हैं ना, इनसे बचाओ समाज को। ये गरबा प्रोडक्शन से बचाओ अपने समाज को। और आज से ठीक 2 महीने बाद, आज से ठीक 2 महीने बाद प्रोग्राम है। बेशक हम आमगांव जाके फ़ोटो खींचा सकते हैं, प्रोग्राम में चर्चे में आ सकते हैं,
परंतु यदि हम आज मजबूत नहीं हुए तो हमारे लोगों को कल फिर कोई बिखेर देगा, उनको तोड़ देगा। और एक चीज़ और याद रखना, अगर कोई बोल रहा है ना, अरे ये लड़का ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी, वो लड़की ऐसी, अरे मेरे भाई सामाजिक आंदोलन में सीधे लोग नहीं आते, गऊ लोग नहीं आते, खतरनाक टेढ़े मेढ़े बैल लोग आते। उन सभी खतरनाकों को एकजुट करके बड़ी क्रांति खड़ी करेगी अपन लोग, जिनके अंदर लड़ने की शक्ति हो, जिनके अंदर भिड़ने की शक्ति हो। और मैंने एक बात कही थी, अगर सामाजिक आंदोलन में है तो 100 गुना माफ, और सामाजिक आंदोलन से बाहर है तो बता देंगे औकात। क्यों भैया, सही बोला गलत? अगर सामाजिक आंदोलन में है तो 100 गुनाह माफ, तेरे सारे गुनाह माफ किए जाएंगे। परंतु सामाजिक आंदोलन से गद्दारी करेगा तो तेरे को औकात बता दिए जाएंगे। इस बात को दिमाग में बैठाल के ले जाना और चुन चुन के ऐसे लोगों का शिकार करना होगा, क्योंकि यही वो दिमाग है जो हमारे आंदोलन को खोखला करने का काम करते, प्रयास करते, सौदेबाजी करते। अरे बड़े सौदेबाजी को जाने दो, ये छोटे सौदेबाजी, ये पैसों की सौदेबाजी उतना मायने नहीं रखती, वो तुम भी सीख जाओगे। मायने रखती विचारों की सौदेबाजी। और सबसे खतरनाक कौन है? जो विचारों का सौदा करता है। विचारों के सौदागर को हमको तैयार समझना होगा। एक बात मैं आखिरी और बताना चाहता हूं मेरे भाई, सन 2007 पे जीएसयू भी गठित हुआ, सन 2007 पे एसटीएससी स्टूडेंट यूनियन भी गठित हुआ, सन 2007 पे समता मंच बिखर गया। ये जो निकले थे ना संगठन, उस समय समता मंच हुआ करता था, परंतु समता मंच क्यों बिखरा पता है आपको? कितनों को पता है? किसी को पता है समता मंच क्यों बिखरा? दादा आपको पता है क्या? आप सब समझो। चलिए मैं ही बता देता हूं। समता मंच के बिखरने के पीछे सौदेबाजी मामला नहीं था, आइडियोलॉजी मामला था। एक बहुत बड़े तबके के कुछ ऐसा यानी कि व्यवस्था बन चुका था कि लोग कह रहे थे कि जितने लोग संगठन में सदस्य हैं वो सभी बुद्धिस्ट बन जाओ। ये उस समय का माहौल हुआ था। तो उस समय ट्राइबल ने कहा कि हमारी खुद की पहचान है, हमारी खुद का कस्टम ट्रेडिशन रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, तो हम बुद्धिस्ट अगर बन जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी तो खत्म ना। तो ये विचार की वजह से हम बेशक बुद्धिस्टों की इस आइडियोलॉजी का सम्मान करते, हम करते, मगर बाप नहीं बनाएंगे। हम बुद्धिस्टों की आइडियोलॉजी का सम्मान करते हैं, लॉर्ड बुद्धा की बहुत अच्छी अच्छी बातें, मगर हम बाप नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा बाप ऑलरेडी गोंडवाना है। कौन है? क्या हो गया भैया, कहीं जाना है क्या? हाँ, कैसा? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जिसको जाना जा सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जिसको जाना जा सकते हैं, है ना, क्योंकि वैचारिक क्रांति है, ये वैचारिक क्रांति है। कई दफा ऐसा हुआ है कि जो आंदोलन का व्यक्ति होता है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो आंदोलन के प्रति समर्पित है तो वक्त नहीं देखता। और ये प्रमाण मैं आपको कछारगढ़ में दे सकता हूँ, ये प्रमाण मैं आपको अमूरकोट की धरा में दे सकता हूँ, ये प्रमाण हम अपने चांदागढ़ के किले पे दे सकते हैं। वहाँ पे अपने समाज के योद्धा लड़के लड़कियाँ दिन रात न खाने का पता, न रहने का पता, न पीने का पता, न सोने का पता, बस एक ही चीज़ पता, ये जो 7 दिन इस समाज के लिए निकाले हैं ना, क्रांति खड़ी करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। विचार लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और देखो, जब दूध आता है घर पे तो छन्ना तो लगाया ही जाता है, तो कचरा ऊपर निकल जाता है और नीचे शुद्ध दूध मिल जाता है। तो छन्ना तो लगेगा, जीवन में लगेगा। कई ऐसे लोग आएंगे, तो उस चीज के लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम तब होगा जब आप खुद आइडेंटिटी बन जाए। आज मैं आइडेंटिटी हूं। कोई मेरे को देखता है तो ये नहीं बोलता कि अंशुल शाह मरकाम नाम का कोई व्यक्ति है। अच्छा ये गोंडवाना वाले क्या, अच्छा ये ब्रिगेड वाले क्या, अच्छा ये समाज वाले क्या, मगर समाज तो बोलते हैं ना। तो अपनी पहचान वैसी लेके जाओ ना कि आप जब निकलो तो लोग कहें अच्छा ये समाज वाले क्या। अब जैसे दादा जाते हैं, मार्को दादा कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे वो बहुत समाज के बहुत सुलझे हुए व्यक्ति,
उनके विचार सुन लो। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कई लोग तो खौफ खाते इनके साथ डिबेट करने में। और ये अभी हम शादी में गए थे वाडीवा जी के यहाँ, तो हमने तो देख भी ली। अब ये ज़्यादा हो गया, नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गुमराह करते हैं, कहते हैं अरे क्या गोंडवाना लगाए हो, अरे क्या ये बिरसा मूवमेंट लगाए हो, अरे क्या ST-SC लगाए हो, इधर आओ हमारे भाई साहब से मिलने आओ। अरे तुम्हारे भाई साहब हाफ लंगोट छाप, वह उसकी कोई औकात है क्या हमारे सामने? क्योंकि हम विचार वाले लोग हैं। हम विचार वाले लोग बिना रसमलाई के भी जी सकते हैं, हम चना मुर्रा में जी सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मजबूती है, हमारे अंदर ताकत है, क्योंकि हम असली इस गोंडवाना की औलाद है। नकली औलादें भाग जाती है मैदान छोड़ के मेरे भाई, और जितने हाइब्रिड है उन लोगों ने समाज के साथ गद्दारी की है। इस बात को यहाँ से समझ के जाना। आज तय करो कि 9 जून को, आज तय होना चाहिए कि 9 अगस्त का प्रोग्राम कैसा होगा। आज प्लानिंग करो, ऐसा नहीं करना कि एक हफ्ते पहले आ गए बोले कि भैया क्या करना कैसा कर ले वैसा कर ले। आज तय करेंगे, और आज तय करने के बाद हर एक व्यक्ति को बोलो कि जितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, आज तय करो, आज बोलो कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ से टारगेट लो कि रोज वो 2 व्यक्ति से बात करेंगे। कितने लोग टोटल यहाँ मौजूद है बताना जरा। 20 लोग हैं। मैं कहता हूँ कि 5 उसमें से रायता है, ठीक है ना, अपन बूंदी की बात करते हैं, तो 5 यहाँ पे 20 लोग तो है ना। ये 20 लोग रोज बात करें। किस चीज की बात करें? अपने लोगों से बात करें, फोन कॉल करें, इधर निब्बा निब्बी टाइप नहीं चिपकने का, अपने मूवमेंट के लिए चिपको, लोगों से बात करो, उनको मूवमेंट के लिए तैयार करो, उनसे बोलो अरे भाई कुछ नहीं, हम तुम्हारा अच्छा वीडियो बनाएंगे, इसी बहाने आओ, तुम पीला गमछा डाल के आओ, अच्छा मोशन, क्योंकि आज की डेट में प्रमोशन का जमाना है, तो मोशन तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा प्रमोशन होगा। उनके वीडियो बनाओ, उनके फोटो बनाओ, उसको अच्छा प्रमोट करो, क्योंकि हमारे पास घूस नहीं है किसी को देने के लिए। हमारे पास सिर्फ एक चीज है, पता है क्या? विचार तो है ही, देने के लिए क्या है? हम क्या दे सकते हैं उसको? हमारे पास ऐसा कोई लॉलीपॉप है जो हम सामने वाले को दे सकते हैं क्या? हमारे पास एक ही चीज है, आओ भगत और सम्मान। उसी का ही तो भूखा है इंसान। गलत कह रहा हूं क्या? अगर हुआ तो हम पैर भी धुलाएंगे, उसका कि आप भैया तुम्हारे पैर धुला रहे। और कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब हम जहां पे गए, छत्तीसगढ़ में हर एक व्यक्ति के पैर धुलाए जाते हैं, आप जाते हैं जब तो। और उसके बाद मैं सगा सगुम के 4-5 इवेंट वहां पे ऑर्गेनाइज अटेंड किया। उस पर भी भोपाल में, वहां पे IAS IPS लेवल के लोग वो पैर धुला रहे समाज के लोगों के। जब वो रवैया यहाँ पे अपनाया जाएगा ना, जिस दिन तुम्हें झुकना आएगा ना, उस दिन तुम जिंदा कौम की औलाद कहलाओगे। नहीं तो मैं तो धीरे से देख रहा हूँ, मेरी गाड़ी फूट गई, कोई मुर्दा निकल के नहीं आया क्या? कुछ लोग आए थे, वो पंकज लोग, कुछ उसके साथी लोग थे, 20-25 लोग, ज्यादा लोग नहीं आए। मूर्ति टूटी, सबसे पहले वीडियो मैं डाला, सबसे पहले लोगों के सामने मामला मैं लेके आया, इसलिए मेरे साथ बदला ले लिया। और जब मेरे समाज के लोग मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो ये मेरे को तो टेंशन नहीं है। मैं तो क्या बताऊं, मैंने एक फोन लगाया, मेरी गाड़ी का कांच दूसरे ने बदलवा दिया। वजन है, वजनदारी है। वो भी ST-SC का ही मेरा दोस्त है, वो भी कहता है भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी जरूरत पड़े तो बताना। तो जब भी महीने में जरूरत पड़ती है 10-20 हज़ार रुपये वो मेरे को भेज देता है। ऐसे ज़्यादा नहीं, 20 लोगों को तय करो जो तुमको महीने में 5-5 हज़ार रुपये दे दे, लाख रुपए तुम्हारे पास आएंगे। मगर तुमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना। आज यहाँ पे जिला अध्यक्ष है, वो अगर मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी डेवलप मैं करवा दूंगा, मगर उसके साथ प्रोटोकॉल डेवलप तुम लोगों को करना पड़ेगा। जब तुम एक फ्रेम करके किसी को अपने लीडर दिखाओगे तो सारे लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और वहीं पे जब लीडर होता है तो वहां पे अनुशासन दिखता है। अगर तुम्हारा अनुशासन नहीं दिखा, अब फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कुछ लोग बिल्कुल घिच घुसते आगे, तो उससे क्या अनुशासन बिगड़ेगा? तो फिर सामने वाला कहेगा अरे इनके क्या अनुशासन ही नहीं, तो ये क्या शासन करेंगे? तो अगर शासन करना है तो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन की स्किल को डेवलप करो, अच्छे तरीके से अपनी चीजों को विस्तारित रूप से बताओ। आज मैं बिरसा मुंडा के बारे में ज्यादा बातें इसलिए नहीं कहा क्योंकि बिरसा मुंडा के बारे में काफी लोगों ने बातें कह चुके हैं, मगर मैंने जो बातें कही है मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि ये बात शायद किसी और ने अभी तक नहीं की हो। गलत तो नहीं कह रहा? क्या किसी ने यह बात की? एक और बात कही गई थी कि हॉस्टल की बात,
मैं तो कह रहा हूँ, इनको कहा था कि जितने लड़के हैं पूरे लड़कों को इकट्ठा करके ले आओ, मकान है पूरे, रहो यहीं, मगर मिशन के साथ रहो। एक शर्त रहेगी उस पर कि कोई वहाँ पे निब्बा नहीं रहेगा, तो आके रहो। एक लड़का नहीं रहा साहब, सारे लोग गायब हो गए। एक ही लड़का रहा, वो पंकज, बाद में वो खेती करने चला गया। और बाकी जितने उसके साथ 2-4 आए थे, तो जैसे शर्त सुनी कि निब्बा नहीं रहेगा तो सब भाग गए। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमको क्या लेके चलना है। कम से कम एटलीस्ट 25 की उम्र तक तो तुम लोग अपनी लाइफ के लिए कुछ कर लो। वो 23 साल में बस कहानी गाते रहते, हर जगह अपना दुखड़ा सुनाते रहते कि 23 साल में शहीद हो गए, 23 साल में शहीद हो गए। अरे तुम्हारी उम्र भी तो 23 साल हो रही, तुम्हारी औकात क्या है? उसने तो अंग्रेजों के नाक पे दम कर दिया था, तुम यहाँ कलेक्टर की नाक पे दम नहीं कर पा रहे। इधर मैं मेरे एक फोन कॉल पे टीआई यहाँ पे जी भैया करता, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे साथ आके खड़े हो, उसके साथ आके खड़े हो, यहाँ पे अपना वजन तैयार करो, अपनी मजबूती तैयार करो, यहाँ पे ऐसी डेयरिंग तैयार करो कि तुम्हारे नाम से खौफ आना चाहिए, भौकाल होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे नाम का भौकाल होगा, वो विजय भाई मेरे से बोल भी रहा था कि भैया अपने को टीम तैयार करना है, जैसे इनका बजरंग दल है वैसे ही अपन टीम तैयार करेंगे। जहाँ पे ये वाला मैटर दिखा, डंडा उठाए दौड़ देना चालू करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे वकील भी बैठा हुए मुस्कुरा रहे हैं। कोर्ट ने हमको क्या बताया इस बार पता है? ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस बार कोर्ट ने हमको एक चीज क्लियर कर दिया, हाई कोर्ट ने हमको ये क्लियर कर दिया कि भैया जब तुम्हारे पास पारंपरिक ग्राम सभा का अधिकार है तो हमारे पास काय को आते हो? ज्यादा गलत तो नहीं कह रहा हूं? जब तुम्हारे पास पारंपरिक ग्राम सभा का अधिकार है तो हमारे पास काय के लिए आते हो? बेइज्जती कराने के लिए। क्या हुआ वहां? बेइज्जती तो हुई ना, वो सीधी बेइज्जती हुई। और सिर्फ गुड्डू सिंह उद्दे की नहीं हुई, पूरे आदिवासी समाज की हुई, गोंडवाने की विचारधारा को लेकर चलने वालों की बेइज्जती हुई। तो उस चीज को वहां से कैसे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं? उसके लिए अपने काम करना पड़ेगा, पागलों की तरह भिड़ना पड़ेगा। जो इंसान थक नहीं सकता, ठीक है ना, जो इंसान थक नहीं सकता ना, वही राजा बनने के लायक होता है। और जो इंसान को थकान बहुत होती है ना, वो बर्बाद हो जाता है। तो काम करते रहो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा कहीं पे लिखा है, ये हमारे डुकरा लोग पहले ही कह दिए कि खेती करो, अनाज होगा, उसकी इच्छा मत करो। ये हमसे कैसे लिया है ये समझ लेना। हमारे बुजुर्गों ने खेती की और खेती करने के उपरांत उन्होंने ये इच्छा नहीं की कि इतने कुंटल होगा उतने कुंटल होगा। उन्होंने फल की इच्छा नहीं की, उन्होंने बस खेती की और जितना हो गया बहुत। तो ये जो आपको गुमराह करते कि ये गीता में लिखा है, तुम्हारी गीता में क्या लिखा है? हमारी खेती में लिखा है। कहाँ लिखा है? ये हमारी खेती में लिखा है। किसी को नींद आ रही होगी तो माफ करना, जरूरी था आप लोगों के बीच में ये विचार को रखना। और विचार को रखना इसलिए जरूरी था कि कोई इस मसले पे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यह लड़ाई हमारे स्वाभिमान आत्मसम्मान की लड़ाई है और ये अंतिम पीढ़ी की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि यदि आपने आज अपनी कौम को सुरक्षित करने के प्रावधानों का निर्माण नहीं किया तो क्या होगा कि कल की डेट पे आज हम कितने से आदिवासी बचे हैं भैया? कितने से बचे हैं? एक समय लॉकडाउन के पहले हम कितने सारे हुआ करते थे, होते थे। मेरा भी बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड था। 2018 में मुझे कहा गया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ो, साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए की फंडिंग भी थी। मैंने बोला आप 10 करोड़ रुपए अपने पास रखो, मेरे 10 कैंडिडेट को आप टिकट दे दो। तो उन्होंने कहा कि 10 को तो नहीं देंगे, कितने को देंगे? मैंने 5 नाम भेजे थे। वो 5 नाम में से मैं 3 नाम बता देता हूँ, 2 नाम नहीं बताऊंगा, थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल। 5 में से 3 नाम बता रहा हूँ जिसमें मैंने सहमति दी थी बरघाट विधानसभा में, सहमति दी थी निवास विधानसभा में, और सहमति दी थी प्रपोजल नाम तो मनावर विधानसभा में। बाकी आप समझ सकते हैं कि इनकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक नाम मेरा था और एक नाम किसी का था, मैंने ही प्रस्तावित किया था। तो सामने वाले को टिकट नहीं मिलेगी तो मैंने कह दिया था मैं भी टिकट नहीं लूँगा। तो इतना समर्पण भी उचित नहीं होता। तो ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है
कि अगर मुझे विधानसभा में जाना होता तो मैं पहले चला जाता। 15, 16, 17, 18 मेरे बहुत गोल्डन पीरियड थे, मैं उसी समय विधानसभा चला जाता। गोंडवाना आंदोलन वालों ने बोले कि अरे यार ये मुर्गी तो अंडे ही नहीं दे रही है, ये विधानसभा नहीं जा रही, क्या करें, एक काम करो इसको डाउन करो, दूसरे मुर्गे लड़ाना चालू करो। ये चीज़ें हुई हैं, तो ये परिस्थितियां निरंतर बनते रहेंगी। अब आपको तय करना है, इफ़ यू हैव बेटर मेंटर इनसाइड योर सिटी देन स्टैंड विद दैट पर्सनैलिटी। आए वाए मत भागो, शहर के बाहर मत देखो। अभी हमारे लोग बहुत पड़ोसी का घर देखने की कोशिश करते हैं, अपने घर में देखो, अपने मिशन में देखो, अपने आंदोलन में देखो, और हर कौम का हम सम्मान करें, इस विचार को लेके चलो। मगर किसी भी कौम को बाप नहीं बनाएंगे, हम भाई बना सकते हैं, परंतु बाप नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? और अब अंकर शंकर चंकर के सामने मुंडी नहीं टिकाएंगे। वादा करके जाते हैं ना, पक्का पक्का। और जहां पे किसी ने टिकाया अंकर शंकर कंकर के सामने मुंडी, वहीं पे उसको सीधे कमेंट मारना कि ये है गद्दार, तू है गद्दार। जब 20 से 25 कमेंट पड़ेगा ना, वहां पे तब वो राइट होना चालू हो करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में एक वॉर छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। उन लोगों ने 2014 में, 2012 में मैंने दिल्ली में मीरा भाई से कहा था कि अपन नेशनल इंडियन ट्राइबल युवा शक्ति नामक जो हमारा व्हाट्सएप फेसबुक का ग्रुप है, इसको हम जमीन पे लेके आते हैं। 2013 पे नेशनल इंडियन ट्राइबल युवा शक्ति को जय आदिवासी युवा शक्ति के नाम से बड़वानी में लॉन्च किए, और पीला गमछा डाल के जाने वाला पहला व्यक्ति इस गोंडवाना क्षेत्र से बड़वानी वाला कोई और नहीं, मैं अकेला गया था। और उसके बाद वहां से जब तय करके आया हमने सफर, तो उसके बाद फिर 2014 में यहाँ पे उसका ऑथेंटिक स्थापना हुई। तब विक्रांत मेरा काफ़ी अच्छा मित्र हुआ करता था, आप लोग जानते होंगे, विक्रांत भूरिया डॉक्टर, अभी आया था, फ़ोन लगाया, पर मैं शहर में नहीं था, शहर में था मगर उसके लिए नहीं था, तो मैं मिला भी नहीं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि हम अपनी ताकत को तैयार करें, अपने लोगों को तैयार करें, अपने मूवमेंट को तैयार करें, उसको विचारों के साथ साथ सम्मान के लिए तैयार करें कि उसका देखो आपस में कैसे भी बात कर सकते, मगर जैसा भी हम आपस में बात कर रहे वो बाहर रिप्रेजेंटेशन पे बहुत बेहतरीन करना होगा। और ये बात मैंने रवि को भी सिखाया है, मैंने ये बात प्रकाश को भी सिखाया है, ये बात मैंने हमारे ये क्या भूल गया मैं, पंकज को भी सिखाया, कमांडो को, और हमारा वो कमांडो भाई को भी बताया ये चीज़, धनराज को भी बताया है। और हमारा बिट्टू मामा की बात बताता हूँ, ये छोटा मामा है हमारा, आज से 10 साल पहले ये 11वीं कक्षा में पढ़ता था, बहुत बड़ा आतंकवादी था, प्रिंसिपल को मारा, रेस्टिगेट हो गया। तो मैंने एक ही बात कहा, अपने ये जोश और जुनून कहीं सही डायरेक्शन पे लगाते ना, वो सही डायरेक्शन के चक्कर में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन पे आया, बड़ा चिड़चिड़ के आया, मैं मामा की सौगंध दे दे के तेरे को मेरी कसम चल, तेरे को मेरी कसम चल बोल बोल के उसको लाया। उसके बाद जब वो मूवमेंट पे आया, तो उसके बाद उसने वहाँ पे क्लैट की तैयारी की, क्लैट का एग्ज़ाम निकाला, दिल्ली वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जाके वकालत की पढ़ाई की। वहाँ से वकालत पूरी करने के बाद BLLB पूरी करने के दौरान कभी कभी फ़ोन में बात करते रहते थे मिशन को लेके, संगठन को लेके, ट्राइबल राइट्स को लेके। और उसके बाद फिर उसने जब वहाँ से कंप्लीट कर लिया, तो फिर उसने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, क्लैट का कॉमन लॉ एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, उसकी 6th रैंक लगी, NLU मिला, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 6th रैंक, ऑल इंडिया रैंक पे 6वीं रैंक पाया। NLU कहाँ पे मिला? बेंगलोर में। मगर उसने बोला मैं इतने 5 साल समाज के से दूर रह तो लिया, अब मैं अगर ये 3 साल और बेंगलोर में खपाता हूँ तो आज समाज को मेरी ज़रूरत है। और जिस समय मॉब लिंचिंग का केस हुआ मेरे भाई, जिस समय मॉब लिंचिंग का केस हुआ, उस समय उसने अपना कॉलेज छोड़ के आ गया और पूरा मेरे साथ मिलके यहाँ पे मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखना है, और वहाँ से केस को आगे पहुँचाया हम लोगों ने। ये मुझे क्या दे दिए थे भैया? तो वहाँ से जब तक खा रहे हैं तब तक बोल लेता हूँ, फिर उसका खाना खत्म, बातें खत्म, है ना। तो वहाँ से वो लौट के आया, और आज वो समाज के अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है, आज वो पूरा यहाँ से हम लोग मामा भाई से मिलकर प्लानिंग करते रहते हैं। अब प्लानिंग तो हो चुकी है,
और हमको आशीर्वाद भी मिल चुका है, संरक्षण भी मिल चुका है मार्को दादा का, प्लानिंग हो चुकी है और ट्रेनिंग के लिए दादा बैठे ही है, समझ रहे ना, ट्रेनिंग दादा देते ही है, संरक्षण दादा देते ही है, प्लानिंग हम कर ही चुके हैं। अब समय है एग्जीक्यूशन, इन मनुवादियों से लड़ने का। कैसे लड़ेंगे? कल की डेट में अगर ये हम लोगों को जबरदस्ती हिंदू बना के तो कैसे लड़ेंगे? किसी के पास प्लान है क्या? क्यों गुड़िया, अगर ये हमको जबरदस्ती हिंदू बना दे तो कैसे लड़ेंगे? अब ऐसा लगो ना चप्पल लेके मारो, वैसा नहीं करना। उसके लिए प्लानिंग है ना। अभी थोड़ा आप खारक में बताओ तो पान चाह रहे हो, कानून को मानना पड़ेगा, सुनने में पूरा जरूर प्लानिंग करेंगे, उस पर प्लानिंग किए भी है। जिन लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, हम सभी लोग मिलकर एफिडेविट तैयार करें और एफिडेविट तैयार करके गवर्नमेंट के पास जाएं और उससे बोले कि हमको ट्राइबल रिलीजन में कंसीडर किया जाए जो 1951 तक था। हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम कौन सा रिलीजन मानते हैं? ट्राइबल रिलीजन। इस पे हमको एफिडेविट तैयार करके एसडीएम को देना होगा और एसडीएम की मजबूरी बन जाएगी जब हमारे एफिडेविट वहां पे जाएंगे। तो कर सकते क्या इतना? कर सकते ना, ये अपनी मोरल पहचान है। और ये इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको कल्चरल हब बनाना पड़ेगा। कल मैंने विधायक जी के कान पे बात डाल दी, मैंने बोला कि मैंने मंच से घोषणा कर दी कि आप सामुदायिक भवन मत बनाओ, आप यहाँ पे एक सांस्कृतिक भवन बनाओ, और आपके सानिध्य पे घोषणा की है। और यदि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो समझ लेना ये जनता आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि आपके सानिध्य में आपने भी हामी भरी थी सांस्कृतिक हब बनाने की। तो आपके चुनाव के पहले पहले यहाँ पे सांस्कृतिक हब के लिए विचार करना होगा। और मैंने सांस्कृतिक हब क्यों बोला आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि भवन जो बनता है सामुदायिक भवन, उसमें आरएस का पैसा बहुत कम आता है, बचा हुआ पैसा समाज को चंदा करके लगाना पड़ता है। परंतु कल्चरल डिपार्टमेंट पे हमारे पैसे से ये लोग वनवासी कथा करा रहे हैं, हमारे पैसे से वनवासी मेला करा रहे हैं, और उस पर करोड़ों रुपया है। कितना रुपया है? करोड़ों रुपया है। मैं कहता हूं कि हमें 10 करोड़ का एस्टिमेट बना के सांस्कृतिक विभाग को देंगे कि हम उस शहर के लिए सांस्कृतिक संरक्षण का प्रयास करने जा रहे हैं, जिस शहर से हमारा पहला डांग पालो तैयार हुआ, जहां से पहला सल्लर गांगर लॉन्च हुआ, जहां से 1918 पे मंगल सिंह मसराम जी ने गोंडी भाषा की स्क्रिप्ट तैयार की थी। ये वही शहर है, और इसी शहर में देश भर के अंदर सबसे ज्यादा गोंडवाना आंदोलन को लीडरशिप देने वाले लीडर तैयार करके दिए हैं। सबसे ज्यादा विचारवान लोग सिवनी से निकले हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग सिवनी से निकले हैं, और बाकी इर्द गिर्द के लोग तो हमारे फॉलोअर रहे हैं मेरे भाई। तो इसलिए अब सिर्फ इन बुद्धिमानों को कंसोलिडेट करना है, और उसी कंसोलिडेशन के विचार के साथ आपको चलना होगा। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को समझ में आई है, कुछ लोग व्यस्त थे, उनको गर्मी जिनको ज़्यादा लगी है वो वीडियो में इन बातों को मेरे यूट्यूब चैनल इंडिजिनस भारत से प्राप्त कर लेना, ये आप तक पहुंच जाएगी। और रोज कम से कम उन 2 व्यक्तियों तक अपने समाज के विचार को फॉरवर्ड करना जिस व्यक्ति को आप जोड़ने जा रहे हो। और हम अगर यदि यहाँ आज 20 लोग हैं, अगर किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट आता है क्या? कोई है यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला, गणित वाला है ना? मैं कंपाउंडिंग करूं, कैलसी निकाल लो, मोबाइल का कैलसी निकाल लो। अच्छा ठीक है, यदि कल से हम, कल 10 तारीख है, कल से हम 29 दिन के सॉरी 59 डेज के लिए अगर 2-2 लोगों को जोड़ने जाते हैं, 20 लोग, तो कितने लोगों को जोड़ लेंगे हम? 2-2 लोगों को जोड़ते हैं तो कितने लोगों को जोड़ लेंगे? 59 मल्टीप्लाई बाय, वो तो एक दिन में होगा, सॉरी वो एक व्यक्ति का होगा, एक व्यक्ति का होगा, तो 20 व्यक्ति का कितना होगा? 3200 मुंडी दिखा सकते हैं क्या? बोलो, चलो उसका 50% बोलता हूं, बताओ 1600 लोग दिखा सकते हैं क्या? 1600 लोग दिखा सकते हैं क्या? 1600 लोग इकट्ठे कर सकते हैं क्या? 9 अगस्त का दिन 1600 लोग इकट्ठे कर सकते हैं क्या? जिसका नेतृत्व हम अपने उन 1600 लोगों के सामने प्रकाश को नेता दिखा सकते हैं क्या? क्या हम रवि को नेता दिखा सकते हैं क्या? क्या हम यहाँ से बुनियाद रख के जा सकते हैं क्या कि हर
ब्लॉक का हम गठन कर लेंगे 1 महीने के अंदर अंदर। 18 तारीख को आप लोग सिंह के साथ जाइए, धनौरा ब्लॉक का गठन करिए। वहां पे ज्यादा नहीं 10 लोगों को चुनो। फिर घनसौर जाइए, वहां ज्यादा नहीं 10 लोगों को चुनो। लखनादौन जाइए, वहां ज्यादा नहीं 10 लोगों को चुनो। पैसा कैसे निकालना मैं बताऊंगा। पहले मैं तुम लोगों को आजमा रहा हूँ, अभी तुम लोगों को आजमा रहा हूँ। पैसा कैसे निकाला जाता है ये भी मैं बताऊंगा। और ये भी बता देना चाहता हूँ यहाँ गुप्त रूप से कि मैं जब जबलपुर में था तो 5 लाख रुपए महीना आता था जीएसयू के पास। अब सोच लो कैसे आता है। अब तो जीएसयू से बाहर निकाल दी, कहते इसमें कोई तो नहीं तो पाना लांदर था ठंडा के क्या कर दो। मैं तो खुले मन से बोलता हूँ। तो वही चीज तो ठीक करना है ना दादा। एक चीज और बता रहा हूँ, पानल वाली बात निकली है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुठवा पुनेम और कोया पुनेम ये दोनों अलग अलग जिम्मेदारियां किस किस की है पता है क्या? मुठवा पुनेम किसकी जिम्मेदारी है बताओ, किसकी जिम्मेदारी है? जो लोग पाना कहते हैं उनको मतलब देवी शक्ति आती है, देवी दुर्गा में अपन लोग देवी बड़ा देव का पूजा करते हैं तो देवी जी आती है अपन को, देव चढ़ते नहीं चढ़ते। और कभी कभी ऐसा देव चढ़ते हैं कि महिला शक्ति त्रिशूल यहाँ से डाल लेते कि नहीं, वो है पाना का बाना, वो शक्ति है पाना की। और पाना का जो बाना मतलब बाणी जो निकलती है वो कभी डलती नहीं, बस तुम ईमानदार हो, वो है पाना। पानाल मतलब जिसको हम यहाँ पे नहीं, वो बाना है, वो बाना पाना पानाल बोल रहा हूँ। अरे तो पाना है तो बाना बना है ना, पाना बाना अलग होता है। बाना मतलब वाणी से है और पाना की वाणी बनी है वो। जब देवी शक्ति आती है किसी को तो आप देखे कहीं इधर डाले नहीं जाते, वो पाना है एक्चुअली। नहीं फिर मार्ग से भटक जाएंगे। जो बता रहा था मैं वो जो पानाल बता रहा हूँ। हाँ पानाल जो है जिसको पानाल परगनिया नेंगी पाटालीर प्रधान कहते हैं, इनका काम था देवी दिवाला पूजने का, जो काम ब्राह्मणों का है। सबके घर जाके देवी दिवाला पूजते थे, देव जगाते थे, कीकरी बाना लेके जाते थे, पुजाई का काम इनका रहता है। गौड़ समाज के बीच में जो भी सांस्कृतिक काम होता था तो प्रधान पूजा करता था, पंडा बनता था। हाँ। और प्रधानों के परिवार में जो था तो गौड़ पुजारी बनता था। ये दोनों रीतियां दिन के दिन खत्म हो रही है, समाज खत्म हो रहा है, ये उसका प्रमाण। तो और जो कोया पुनेम है, कोया पुनेम में क्या कि 2 वर्ग आते हैं। समझी में नहीं बैठ रहे तो कहां से समझ? एक आता है कोयतुर, एक होता है नेलकी। नेलकी मतलब जमींदार, जिसके पास बहुत सारी जमीन जगता है, जिसके पास खेती बहुत सारी है, वो नेलकी हो गया। और कोयतुर कौन? जो झगड़ालू है, मतलब कि मेरे गांव में घुसा तो बताता हूँ, वो कोयतुर है। ये सेगमेंट है। तो मुठवा पुनेम मतलब जो संस्कृति का ये नेंग सेंग का मार्ग, और कोया पुनेम मतलब सुरक्षा और प्रोडक्शन का मार्ग। ये कोया पुनेम मुठवा पुनेम मिलकर बनते गोंडी पुनेम, जिसको हम गोंडी धर्म कहते हैं। और इसको बताने वाले भी सिवनिच के लोग थे, परंतु दुनिया ने याद कर लिया, परंतु सिवनी के लोग भूल गए। और जो हाईकोर्ट पे जो मैटर आया था उस पर हम तभी जीत पाएंगे जब हम कोया पुनेम मुठवा पुनेम को मिला के प्रमाणित करेंगे कि हमारी मान्यताएं क्या है। हमको उन मान्यताओं से बचना पड़ेगा। बंद कमरे में तो हम अपनी मीटिंग कर सकते हैं ना, बाहर मंच पे नहीं बोलेंगे, हाँ सभी का सम्मान है भैया, परंतु हमारे समाज में जो संक्रमण है, जो दीमक है, उसको तो साफ करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो बाद में वही नासूर बनेगा। पता चल रहा है कि हमने पाल पोस के अपना बच्चा बड़ा किया और बच्चा हो गया 30 साल का, उसके बाद वो गैर समाज में भाग लिया, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहाँ गया? कहाँ गया इन्वेस्टमेंट? तो वो तब हम उसको रोक सकते हैं जब हम उनके दिमाग में भर भर के कल्चर डाल देंगे। आज मुस्लिमों के अंदर कैसा कल्चर है? वो रोज नमाज, वो अपने इस्लाम के लिए कैसे पता? अरे रोज भी समाज पर तो 4 रखता है, तो तुम्हारे समाज की लड़की नहीं जाएगी क्या? हमारे समाज का एक लड़का अगर दूसरी कर ले तो साले बिटार भेज देते हैं, बिटार कर देते हैं। पढ़ी लिखी लड़की दूसरे समाज में जाकर उसको बिटार करते हैं। अरे तो तुम भी वैसे ही करो ना, जब जीत रहे हैं रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख सकते हैं। उसके साथ बोलता है अरे 4 मुसलमान एक पर्दे में रहते, चारों हंस के बात करते, दिन में मेहनत करता, 50 बच्चे पैदा कर, संख्या वो जीते तुम जीतो। रख तो सकते, हमारे तो 3 में मर गए चाचा जी, तो वो भी गया, रख तो सकते हैं मगर कचा पाएंगे कि नहीं सवाल है।
तुम्हारे धन दौलत में पटाओ उनको। नहीं रख तो सकते हैं मगर पचा पाएंगे कि नहीं ये वाली अब तो तुम बात भी है। बात बोलता हूँ तो थोड़ा सुनने में बुरा जरूर लगता है, लेकिन ये सच्चाई तो है ना, ये तो सच्चाई है। नहीं तो फिर ऐसे तो फिर बहुपति विवाह भी है, फिर वो भी बोलेगी कि मैं भी तो जवाई रखूंगी। बहुप्रथम है ना आदिवासी समाज में, समाज शास्त्र में, हाँ, है ना। शास्त्र में ये किताबें हैं, हाँ। उसी की पढ़ाई बिरसा मुंडा करवा रहा है अभी। तो ये दोनों चीजें हैं, बहुपत्नी भी है और बहुपति भी है। लड़का भी दो रख सकता है, लड़की भी दो रख सकती है, मगर औकात भी तो होनी चाहिए दो पालने की, औकात भी तो होनी चाहिए। एक की निभ नहीं रही है, वो छोड़ के भाग रही है, दूसरी लाने की बात कर रही है, औकात भी तो होना चाहिए। तो चलिए ये आपका विषय नहीं है, हाँ है, चर्चा होना जरूरी है क्योंकि ये 20 क्रॉस कर चुके ऑलमोस्ट सभी, और आज ये लोग ट्रेन नहीं हुए तो कल की डेट में यही गलती करेंगे। अपन पर पता चल रहा है कि इसकी मान लो पंकज की अच्छी नौकरी लग गई, और नौकरी लगने के बाद वो मस्त ऐसा ताव मार के गया, TI बन गया, और वहीं पे एक आध मुंजीगिरी कर रही होगी मिश्रा इसरा शुक्ला पुकला, और कहेगी कि मैं तो तेरी चपरासी हूँ, तेरे को रोज पानी पिलाती हूँ, आज मुझसे शादी कर। वो अच्छे के चक्कर में चले जाएगा। पता चला कि हमारे समाज ने लड़के को खड़ा करके TI बनाया और वो जाके वो मिश्रा के पैर दबा रहा। नहीं ये कंडीशन होता है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा, तब तुम्हारी लड़ाई सार्थक है। अगर वो नहीं रोक पाए तो क्या मतलब। सही है। तो चलिए मैं समापन करता हूँ अपनी बातों का।